नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल राजपुत्रन। मेरी दिल्ली मेरे साथ में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपकी बात करने जा रहा हूं डॉक्टर वैद्य अखिलेश शर्मा जी से, जो कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व में आयुर्वेदिक को पहुंचाने वाले व्यक्ति रहे हैं। और साथ में इन्होंने एक बात कही, एक जमाने में जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो हमारे वैद्याचार्य कहा करते थे कि तुम आज हॉस्पिटल गए हो, इसका मतलब गए हो। ये अपने आप में एक बुरी बात है। जानेंगे पूरी क्या है कहानी आयुर्वेदिक। आज डॉक्टर वैद्य अखिलेश शर्मा जी हैं, जो हमें बताएंगे आयुर्वेदिक की शक्ति, आयुर्वेदिक की पहचान, और जबकि इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुर्वेदिक को स्थापित किया है। तो हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी दिल्ली मेरे सामने। आपके शब्दों में आयुर्वेदिक क्या है, कहाँ है, और भारत में आज उसकी स्थिति क्या है, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना इसको महत्व दिया जा रहा बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा भाई साहब। पहले तो मेरी दिल्ली मेरी शान के सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमन, बहुत बहुत नमस्कार। और ये कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद शब्द जो कि संस्कृत का शब्द है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, आयु और वेद। जहाँ आयु का अर्थ है जीवन, लाइफ, एंड वेदा मीन्स नॉलेज, ज्ञान। तो जो लाइफ का, जीवन का ज्ञान है, उसी को आयुर्वेद कहा गया है। बट आयुर्वेदा इज नॉट ओनली अ सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर। वो केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं है, बल्कि आयुर्वेद हमारी जीवन शैली है। आयुर्वेद हमें सिखाता है सही आहार, सही विहार, सही विचार और सही संस्कार। इस चार फोल्ड एक्शन के माध्यम से ही व्यक्ति स्वस्थ हो सकता है, यानी स्व में स्थिर हो सकता है। संस्कृत भाषा का ये शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ी विशाल डिक्शनरी है। इसीलिए हम कहते हैं कि आयुर्वेदा इज ए वे ऑफ लाइफ, आयुर्वेदा इज आर्ट ऑफ बीइंग। आपने जीवन शैली की बात करी। आजकल जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं, वहाँ जो शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 2 से 10 हो गई या रात की ड्यूटी हो गई, जबकि आयुर्वेदिक कहता है कि आराम, जल्दी सोइए और जल्दी उठिए। तो उनका जो बॉडी का, वो जो खाने पीने का, आहार का व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ जाती है। तो किस प्रकार इस तरह तो सब समाज बिल्कुल विकसित हो रहा है। जी, वही इसीलिए हम कहते हैं कि जैसे दवा अगर टाइम से नहीं ली गई, डिफरेंट टाइम जोन में ली गई, तो नुकसान होगा ना उसका। जैसे एक डोज अभी ले ली और 10 मिनट बाद ही दूसरी डोज ले ले, तो डॉक्टर कहेगा नहीं नहीं, आपको ये तो 8 घंटे बाद लेनी थी। इसी तरह से प्रकृति के जो नियम है, आयुर्वेद उसके साथ एक बहुत बड़ा सामंजस्य रखता है। मैन इज ए मिनिएचर ऑफ नेचर। हम उसी, जैसे अभी पंच तत्वों की बात हो रही थी, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, हम भी उसी का उपांग हैं। ये शरीर जो है ना, पंच तत्वों से बना है, और ये यूनिवर्स भी पंच तत्वों से बना है। और इन दोनों में लगातार कंटिन्यूस इंटरेक्शन होता है। तो इसलिए पंच तत्वों को बैलेंस अवस्था में जब हम रखते हैं, तो शरीर समावस्था में रहता है, तो हम स्व में स्थिर होते हैं। अगर हम उसका रॉन्ग लाइफस्टाइल, रॉन्ग डाइट, रॉन्ग बिहेवियर अपनाएंगे, जैसे रॉन्ग लाइफस्टाइल में क्या आया, यही चीज कि आप रात में सोना चाहिए और दिन जागने के लिए बना है, तो हम उल्टा कर रहे हैं। क्योंकि अमेरिकन डॉलर्स के लिए हम पागल हुए जा रहे हैं यार, नई टेक्नोलॉजी में। ये पूरा आईटी सेक्टर आज बीमार है। क्यों है? 40-40 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है, उनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, हाइपरटेंशन की वो दवाइयां खा रहे हैं। आपको लगता है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो सकती है, या उनकी टोटल लॉन्जेविटी ऑफ लाइफ हम बढ़ा पाएंगे? नहीं बढ़ा पा रहे अनफॉर्चुनेटली। जितना ज्यादा हमने मॉडर्न तरीकों को, जीवन शैली को अपनाया है, जिसमें हमारा आहार, विहार, विचार और संस्कार सभी कुछ गलत होता जा रहा है। जब मैं सब एक बात आपने कही तो मुझे अचानक सवाल मेरे दिमाग में आया। एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए, 80,000 रुपए कमा रहा है, वो शिफ्ट में ड्यूटी कर रहा है, रात को जग रहा है, खा रहा है, नहीं खा रहा है। और एक व्यक्ति थोड़ा सा कम आप साधन है, लेकिन वो खेत में जाता है और सुबह जल्दी उठता है और अपना नित्य प्रक्रिया करता है। तो उसको, उसकी लाइफ ज्यादा लंबी हो सकती है शायद। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर आप प्रकृति के नियमों के अनुसार चलते हो, जो कि आयुर्वेद सिखाता है, जैसा मैंने कहा कि रात्रि सोने के लिए बनी है। अगर रात्रि को नहीं सोते तो हमारा वायु दोष हमारे शरीर में बढ़ जाता है, इसलिए बेचैनी, घबराहट, मेंटल डिलीरियम, एंजाइटी, ये सब डेवलप हो जाती है। और दिन जो है वो काम के लिए बने हैं। जब सूरज निकल आया और उसका हम सो रहे हैं, वो ऊर्जा के जागृत होने का समय है प्रकृति अनुसार। इसीलिए व्हेन द सन शाइन्स, द प्लांट्स आल्सो वेक अप। फूल खिलना शुरू होते हैं, पत्तियां बड़ी होना शुरू होती हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एंड गो गेटर, एनर्जी लेवल बढ़ता आपने है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे योग को समझाया है, किस किस देश में गए हैं और वहां आपको कैसा महसूस हुआ?
जी, अब क्या गिनाऊँ, डिक्शनरी बड़ी हो जाएगी। मैं लगभग 29 देशों में गया हूँ आज तक और अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, यूरोप, साउथ अमेरिका, इन सभी देशों में मुझे जाने का मौका मिला है। और मैं एक ही बात देखता हूँ कि आज पूरे विश्व में आयुर्वेद, जो कि जीवन शैली है और जो कि चिकित्सा पद्धति से भी कहीं ज़्यादा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि विश्व की जो सबसे प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति थी, जो संस्कृत में लिखी गई, जो कि सबसे पुरानी लैंग्वेज है, इसीलिए उसको मदर टंग ऑफ ऑल द मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस भी मानते हैं। पूरा विश्व मानता है इस बात को। तो उनको ये समझ में आ रहा है कि सबसे पुराना डॉक्यूमेंटेड हेल्थ केयर सिस्टम जो वैदिक रचनाओं में लिखा गया, वही आज वैलिड है सबसे ज़्यादा और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जब तक हमको स्वास्थ्य, प्रकृति, ये सब चीज़ों की बात करते हैं ना, इन सब में आयुर्वेदा इज़ द मदर साइंस। अगर आप जैसे होम्योपैथी का इतिहास एग्जाम्पल के लिए देखें, तो बहुत कम लोगों को मालूम है, जो मॉडर्न होम्योपैथिक मेडिसिन का जनक है, डॉक्टर हैनीमैन, जो जर्मनी में पैदा हुआ, एलोपैथिक डॉक्टर था, बट ही वॉज ए ग्रेट संस्कृत स्कॉलर। वो संस्कृत का बड़ा विद्वान बना और उसने हमारी आयुर्वेद की किताबें जो चुरा करके जर्मनी पहुंची थी उस समय में, उस काल में, उनको उसने पढ़ा, इसलिए उसने संस्कृत पढ़ी। जब उन वेदों को पढ़ लिया और उसने कहा, इंस्टेड ऑफ टेकिंग काढ़ा ऐसे लेने की बजाय या चूर्ण खाने की बजाय, मैं इसका अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट बना के मीठी गोलियों में इसका डाल के, और लेट मी कॉल इट विकृत कर होम्योपैथी, दिया उसको मतलब। विकृत करके उसका नाम रख दिया होम्योपैथी। लेकिन वो आयुर्वेद का ही अपभ्रंश है एक्चुअली। तो इसका मतलब, मैं उसको गलत नहीं कह रहा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मदर साइंस और बेसिक कॉन्सेप्ट वो सभी आयुर्वेद में से लिए गए हैं। अब हम किसी भी चीज की बात करें, जैसे चाहे संस्कृत भाषा की जननी है, ऐसे आयुर्वेदिक मुझे लगता है सभी पद्धतियों की जननी है। जी, एग्जैक्टली वही आपने, यही बात, ये देखिए, ये देश जगत गुरु क्यों कहलाता था? ये देश जगत गुरु इसीलिए कहलाता था, हमारी इन सभी प्राच्य विद्याओं की वजह से। कोई ऊपर से कोई सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी बन गई थी। सोना बनाने की कला भी अपने आप में वो हम ही लोगों ने सिखाई पूरे विश्व को। इसलिए विश्व गुरु में बनने में आयुर्वेद और योग जैसी प्राचीनतम विद्याओं का प्रयोग आदिकाल से होता रहा है। अगर आप चिकित्सा का इतिहास देखें तो आयुर्वेद का डॉक्यूमेंटेड इतिहास ही 5000 साल पुराना है। एक बात मेरे दिमाग में आई डॉक्टर साहब, आज भारत में जितना सम्मान आयुर्वेद को मिलना चाहिए था उतना मिल रहा है, या आपके अनुभव के आधार पर बाहर कितना सम्मान है? विडंबना ये है कि आज आयुर्वेद का सम्मान जितना विदेशों में है, उतना भारत में नहीं है। उसकी एक वजह भी बताता हूँ। अभी कुछ साल पहले देखिए, मैं एक फोटो आपको दिखाऊंगा, प्रिंस चार्ल्स को मुझे देखने का मौका मिला जब वो भारत आए, अपने साथ 30 एलोपैथिक डॉक्टरों को लेकर के आए और मुझे कहते हैं, डॉक्टर शर्मा, अगर आयुर्वेद इतना बढ़िया है, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, उन्होंने पूछा, मुझे अंग्रेजी में था स्वाभाविक रूप से, तो बोलते हैं, इफ आयुर्वेद इज सो ग्रेट, व्हाई इट हैज नॉट ग्रोन अप इन इंडिया द वे इट शुड हैव बीन। कि अगर आयुर्वेद इतना महान है तो इस देश में क्यों नहीं पनपा, जैसा आपने कहा। तो मैंने कहा, आई बेग योर पार्डन सर, बट द आंसर इज बेटर देन द क्वेश्चन आस्क्ड। मैंने कहा कि विडंबना ये है सर, इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न से कड़वा है। और प्रश्न का उत्तर क्या है कि 200 साल का ब्रिटिश शासनकाल का इतिहास, आक्रमणकारी इतिहास इस देश के अंदर, और उससे पहले 400 साल का मुसलमानी आक्रमणकारी इतिहास, इन 600 सालों में आयुर्वेद को हम धरातल पर ले आए और उस वेस्टर्न माइंडसेट के साथ हमने एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसमें हमने सिर्फ एलोपैथिक सिस्टम को प्रमोट किया, क्योंकि इसमें अब अंग्रेजी दवाइयां कहते हैं ना उनको, हाँ। देसी दवाइयां क्यों नहीं कहते? एलोपैथिक मेडिसिन अंग्रेजी दवा है, अंग्रेज लेकर के आए थे, क्योंकि उनके लिए केवल व्यापार था, फॉर देम इट वाज ए बिजनेस मॉडल। लेकिन आयुर्वेद के लिए यह क्या था? पुण्य का काम। इसलिए हम कहते थे, चिकित्सा पुण्यतम न किंचित, चिकित्सा से बड़ा पुण्य कर्म कोई नहीं है। इसीलिए पुराने समय में जो वैद्य समाज के लोग भी थे, वो चिकित्सा बिल्कुल मुफ्त में किया करते थे, पुण्य भाव से किया करते थे। तो यही मूल फर्क है। लेकिन आज पूरे विश्व में जब प्रादुर्भाव इसका होकर के वापिस आएगा ना हमारे देश में, तो हम उसकी ज्यादा वैल्यू करेंगे, और यही हो रहा है। आज देखिए, मेरे पास, मैं बता रहा हूँ कि हजारों नहीं, लाखों की संख्या में हर साल विदेशी आयुर्वेद पढ़ने के लिए वेटिंग लिस्ट में लगे हुए हैं, क्यों में लगे हुए हैं, जो कि पढ़ने आते हैं। एक हम अंतर्राष्ट्रीय संस्थान गोवा में चलाते हैं, और मैं जाता हूँ उन देशों में, तो मेरे पास हर समय वेटिंग लिस्ट लगी रहती है। मैं इसमें अपनी ये कोई बड़ाई नहीं शो करना चाह रहा,
ये बताना चाह रहा हूँ, मेरी आंखें उन लोगों ने खोल दी जब मुझे लगता है यार मेरे अपने घर में मैं अपने लोगों को कन्विंस कराना पड़ता है कि भाई साहब प्लीज मेरी दवाई ले लो, और आप सोचते हो कि वैज जी का मतलब 2 रुपए की पुड़िया वाले धोती वाले वैज। ये आपने इमेज बना दी। और पूरे विश्व में क्या हो रहा है, अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, चाहे वो हिलेरी क्लिंटन हो अमेरिका की राष्ट्रपति की पत्नी, या वो प्रिंस चार्ल्स हो, या कोलंबिया के राष्ट्रपति, मतलब कितनों के मैं नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को मुझे पर्सनली देखने का सौभाग्य सर प्राप्त हुआ, अभी जहां तक क्योंकि मैं उनका विश्वास है उस सिस्टम में। इसलिए नहीं कि वो राष्ट्राध्यक्ष है और मैं बहुत कोई खास हूँ, ना उनको कोई तमगा लगा है ना मुझे, लेकिन उन्होंने उस पद्धति के रिजल्ट्स देखे हैं और उसमें अटूट श्रद्धा और विश्वास पैदा हुआ है। दोबारा आपको लगता है हम अपनी पद्धति की ओर वापस बढ़ेंगे? जिस दिन हमने उसको पूरे रूप से अपना लिया ना, और सौतेला व्यवहार छोड़ दिया, और वेस्टर्न, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमने क्या किया, जो पहला एलोपैथिक डॉक्टर हमने इस देश में पढ़ाया, सपोज एमबीबीएस डिग्री हमने पढ़ाई, क्या हमें शुरू से ऐसा नहीं बनाना चाहिए था कि उसको आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों का ज्ञान दिया जाता और एक ही डिग्री बनाते? जिस दिन हम ये एक डिग्री बना देते तो उनको ये समझ में आ जाता कि आयुर्वेद जो सबसे प्राचीनतम है, जो सबसे श्रेष्ठतम है, कंपैरेटिव एनालिसिस के बाद हमारी श्रद्धा उसमें और ज्यादा बढ़ जाती। ये कमी रही है हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर। डॉक्टर त्रेहन से एक बार बात हुई, मैंने हर्ट की डिस्क्रिप्शन सुनाई कि पुंडरी काक्षम नवद्वारम यत्तद हृदयम, मीन्स हर्ट की डेफिनेशन हमारी किताबों में लिखी है, द वन विच इज लाइक ए लोटस फ्लावर, नवद्वारम जिसके 9 दरवाजे हैं, यत्तद हृदयम उसी को हृदय कहा है। हरि का मतलब आहरण, दय मीन्स टू गिव इट बैक, जो लेता है और बॉडी को वापस देता है, और उसमें 9 छेद हैं, उसका नाम क्या है? हृदय। संस्कृत में एग्जैक्ट वर्ड क्या है? हृत, और अंग्रेजी में उसको आप क्या कहते हैं? हार्ट, जो कि हमारे से चुराया हुआ शब्द में ले जाकर के इंग्लिश में रख दिया। ठीक मतलब है, आप ये कह रहे हैं हमारे यहाँ से सिर्फ धन नहीं चुराया गया, स्त्रियों को नहीं चुराया गया, मतलब पूरी हमारी संस्कृति को चुरा लिया गया। एग्जैक्टली ये अनुभव आपके सामने बता रहा हूँ। जब डॉक्टर त्रेहन ने सुना कि यस हार्ट हैज गॉट 9 ओपनिंग्स, और मॉडर्न एटॉमी भी आज यही कहते हैं कि हार्ट के 9 छेद हैं, 9 द्वार हैं, यत्तद हृदयम पुंडरीकाक्षम नवद्वारम, 9 द्वार हैं उस हार्ट के। मैं एक तो बात कहना चाहूंगा, एक मिनट, तो डॉक्टर पुनीत कहते हैं तो अच्छा फिर मुझे ऐसा क्यों नहीं पढ़ाया गया? तो मैंने कहा सर क्योंकि मैंने आपका सिलेबस नहीं बनाया, जिन्होंने बनाया है उनसे पूछिए, उनके पास जब प्रश्न का उत्तर नहीं था, वो समझ गए कि कहाँ गलती है। तो ये हम कहते हैं ना कि इतिहास में कुछ लम्हे कुछ क्या ऐसे आप भी देखे हैं। आशा की निगाह से देखते हैं कि आने वाले समय में कि ऐसा हो पाएगा कि हम दोबारा वापस लौटेंगे? देखिए, क्योंकि आयुर्वेद सत्य है, सनातन है, शाश्वत है और अनादि है, जो हजारों साल से दैविक ज्ञान है भाई साहब। ये दैविक ज्ञान को, जैसे आप कहते हैं ना भगवान राम, फेथ की बात है ना, आपने उसको अंदर जिया है, इसीलिए आज हम राम राम करते हैं और हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में मरने के लिए भी तैयार है, मंदिर बनाने के लिए भी तैयार है। देख रहे हैं आप अपने देश में क्या हो रहा है। तो आयुर्वेद भी अपने आप में श्रद्धा और आस्था के ऊपर जुड़ा हुआ एक नॉलेज है, जो हजारों साल से टाइम टेस्टेड है। अच्छा, एक अंतिम और बड़ा क्वेश्चन, क्या जिस तरह वो दावा करती है एलोपैथिक की सारी बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ आयुर्वेदिक में भी है? देखिए, अगर बिगर पिक्चर देखें तो मैं दूसरी तरह से रखूंगा, 70% बीमारियां आज की डेट में लाइफस्टाइल रिलेटेड या जीवन शैली से रिलेटेड हैं, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से हैं। उन 70% को आयुर्वेद इफेक्टिवली डील करता है। ठीक है, बाकी 30% जो बचती हैं, उनमें से 10% इमरजेंसीज आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और 20% छोड़ दीजिए सर्जरीज के लिए। इन सब में हालांकि सर्जिकल इंटरवेंशन भी हमारे यहाँ से चुराया गया। 232 इंस्ट्रूमेंट्स हमारे यहाँ जो बनते थे ना, काक मुख यंत्र और व्रीहि मुख यंत्र और सिंह मुख यंत्र और गौ मुख यंत्र, क्योंकि जो गौ के मुख जैसा है उसका नाम गौ मुख यंत्र है, काक मुख यंत्र है जो कौवे की चोंच के सामने है, ऐसा फोर्सअप। इस तरह के 232 से जो देखने हैं ना इंस्ट्रूमेंट, तो आज यही पड़ोस में अक्षरधाम मंदिर में जाइए, वैदिक यज्ञशाला और पूरी चिकित्साशाला अंदर बनी हुई है, जिसमें उन 200 से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स की फोटोग्राफ्स लगी हुई हैं। तो मतलब ये है, उस फिर भी हम कहते हैं चलो भाई सर्जरी में तुमने टेक्निकल एडवांसमेंट कर ली, तो 20% उनको दो सर्जरी का काम और 10% दो इमरजेंसी का काम, बाकी 70% में वी कैन प्ले द लीड इफेक्टिव रोल द डे वी मेक पीपल अंडरस्टैंड अबाउट इट। सीधा सीधा डॉक्टर साहब ये कहना चाहते हैं, वैद्य जी ये कहना चाहते हैं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, हमें खड़ा होने का मौका दीजिए, बराबरी की बात करिए,
हम आपको सर्जरी के लिए कह सकते हैं कि आप अपना इलाज कर सकते हैं, एक्सीडेंट में आप देख सकते हैं, लेकिन अगर लगातार पैरेलल हॉस्पिटल और ये कहें कि क्लिनिक खोले जाएंगे तो शायद हमारा भारत ज्यादा स्वस्थ रहेगा और दीर्घायु होगा और हम दुनिया को जल्दी सही समझ दे पाएंगे विश्व गुरु के आधार पर। सबसे बड़ी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, आयुर्वेद का जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है ना, वो बहुत स्ट्रांग है। तो हम कहते हैं कि कम टू मी व्हेन यू आर हेल्दी सो दैट आई कैन टीच यू हाउ टू कंटिन्यू टू रिमेन हेल्दी। क्षमा चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी में बोल रहा हूँ क्योंकि आदत पड़ी हुई है। तो उसमें क्या कह रहा हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप मेरे को तभी आ जाइए जब आप स्वस्थ हैं, ताकि आप मैं आगे सिखा पाऊँ कि कंटिन्यू कैसे रहना है स्वस्थ, ताकि बीमार पड़े ही ना। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, ये हमारा पहला गोल था। जो बीमार पड़ के दोबारा आके दवाई देनी है वो सेकेंडरी गोल था। अच्छा, ये हमारी स्वस्थ कैसे रहा जाए, स्वस्थ कैसे रहा जाए, मतलब पहले टाइम जो वैद्य जी थे वो कैसे पिताजी के समान थे, दादाजी के समान, घर के बड़े हैं। आया तू बीमार पड़ा कैसे, तेरी हिम्मत कैसे हुई बीमार पड़ने की, पहले तो तेरा कान पकड़ूं, तेरे को मुर्गा बनाऊं कि तू कह रहा है तू हॉस्पिटल गया था, तो मेरे लिए तू जेल में रह के आया है क्योंकि तूने अपने शरीर के प्रति कोई गंभीर अपराध किया। तो आओ अब तुम्हें समझाऊं कि आगे से एक तो अपराध करना नहीं, और एक ये चीजें फॉलो करनी है, और दोबारा अगर ऐसा अपराध किया तो मेरे पास आइयो मत, खबरदार। ऐसा डर वैद्य उसके दिल में पैदा करता था, किससे, करुणा भाव से, कंपैशन से, प्रेम से, उसको अपना बच्चा समझ करके। ये नहीं थे कि ये मरीज आता रहे, ये था जो आ गया है वो ठीक हो जाए, और जो हेल्दी भी आया उसको भी मैं पढ़ा पाऊँ कि कंटिन्यूस कैसे रखना है इसको हेल्दी। इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मॉडल मॉडर्न मेडिसिन के लिए थ्रेट है, क्योंकि हम बिजनेस मॉडल नहीं बनाते उसको। हम कहते हैं भाई शुरू से ही आदमी ठीक रहना सीख जाएगा तो दवाइयां करोड़ों रुपए का, ये बिलियन डॉलर इंडस्ट्री कैसे चलेगी। आयुर्वेद का ये मूल मोटिव कभी नहीं था। यही बात हमने भारत जैसी देश में, जहां गरीबी और संघर्ष बहुत बड़ा है, और सबसे चीपेस्ट सरल चिकित्सा पद्धति है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो संदेश दे चलते हैं। जाते जाते वही एक शेर सुनाऊंगा रामधारी सिंह दिनकर जी का, के थे हार जाते अन्य देशी वैद्यवर जिस रोग से, हम भस्म करते थे उसे बस भस्म के ही योग से, थे दूर देशों के नरपति हमको बुलाकर मानते, इतिहास साक्षी है हमें सब थे जगत गुरु जानते। धन्यवाद। नमस्कार, मैं गोपाल राजपूतन, राजधानी इंग्लैंड से नई दिल्ली में शाम के लिए भारत के अनमोल रत्न डॉक्टर श्री अखिलेश शर्मा जी के साथ। आज मैं यही उम्मीद करूंगा कि ऐसे लोग दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और अपनी एनर्जी, अपना प्रकाश पूरी दुनिया को देते रहें। पर लेकिन हमारी सरकारों को समझना होगा कि हमें इन्हें जो स्थान देना चाहिए अभी तक नहीं दिया, और हम उस दिशा में कार्य करें।